Hello everyone, in this video we are going to complete extract number 5th, 6th, 7th and 8th. As you are demanding, please complete the extract number 5th, 6th, 7th and 8th as soon as possible before our exam. आपने डिमांड किया था कि बिफोर एग्जाम यानी एग्जाम के पहले आप हमारी एक्सट्रैक्ट करवा दीजिए जो कि पोएम से संबंधित है। 1 से लेकर 4 तक के जो आपके पोएम के एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी क्वेश्चन में इंग्लिश क्लास 12 में दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके 3 नंबर इन पोएम के एक्सट्रैक्ट से होने वाले हैं। तो यहाँ पर 5 से लेकर 8 तक के हम कंप्लीट करेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। लेकिन इसके पहले आपका जो एक्सट्रैक्ट नंबर 4 इसका 4th नंबर का जो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है ये छूट गया था क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा थी तो मैं इसको देख नहीं पाया और मैंने 3 तक ही कंप्लीट करवा दिए थे। तो इसका अर्थ है वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार हमें शांत क्यों रहना चाहिए। तो शांत रहने से क्या होगा कि हर जगह जो है शांति छाई रहेगी, अटेनिंग यानी मेंटेन रहेगी, मेंटेन ब्रदरहुड यानी भाईचारा जो बना रहेगा, फॉर साइलेंस चुप्पी के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आल ऑफ देव, यानी हमें शांत रहना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, इससे भाईचारा बना रहेगा, हर जगह शांति रहेगी और एक चुप्पी सदी रहेगी शांति के लिए। अगर हम बोलेंगे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलेंगे तो उसमें कई बाउंड्रीज आ जाएंगी जो हमें भाषाओं के आधार पर अलग करती है एक दूसरे से, और फिर वार्स होंगे भी, बहुत सारी इसमें टिप्पणियाँ होंगी। तो इन सब से बचने के लिए हमें कभी ना कभी एक बार शांत होना होगा जिससे कि सब जगह शांति कायम हो सके। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 5th पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप 6 पढ़ें क्योंकि दोनों ही एक्सट्रैक्ट आपके अ थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की 4th नंबर पोएम से लिया गया है आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से, और इसके लेखक है जॉन किट्स। तो जॉन किट्स के द्वारा ये लिखा गया है। अब यहाँ आप देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस यानी निराशा के बावजूद, डिस्पोंडेंस यानी निराशा सैडनेस, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ और अमानवीय कमियों के कारण, आप नोबल नेचर नेक स्वभावों की कमी है, आप द ग्लूमी डेज और निराशा भरे या दुख भरे जो दिन हैं, इन सब के बावजूद आप आल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वे, वो जितने भी जो आपके अनहेल्दी है जिसको आप कहेंगे हेल्दी नहीं है, और आपके जितने भी तरीके हैं जो कि आपको अंधकार की तरफ ले जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं गलत रास्ते जो आप अपनाते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें जो चीज़ चाहिए उनके लिए। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि निराशा के बावजूद, मानवीय कमियों के कारण, नेक स्वभाव के और निराशा वाले दिनों के बावजूद, इन सब के बावजूद, और जो अनहेल्दी है, अनहेल्दी नेचर यानी जो हेल्दी नहीं है वह, और ओवर डार्कन वे यानी जो रास्ते हम अपनाते हैं जो कि गलत रास्ते हैं, डार्कन वे है, अंधकार वाले रास्ते हैं, क्यों अपनाते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम हमारी सर्चिंग के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए। इन सब के बावजूद क्या, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो जो ब्यूटी है यानी सुंदरता है, किसकी, आकार की, यानी जो आकार की सुंदरता है, यानी प्रकृति में जो भी सुंदरता व्याप्त है जो कि नेचर के द्वारा आपको प्रदान की गई है, जो कि गॉड गिफ्टेड है, जिनको देखकर आपके जितने भी पाल है, पाल यानी सैडनेस यानी दुख है, वह डार्क स्पिरिट यानी अंधकार वाली आत्मा से दूर हो जाते हैं। यानी आप चारों तरफ दुनिया में देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, मानवीयता नहीं मिलेगी, नेक स्वभाव नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा आपको, आपने गलत रास्ते अपनाए हैं अपने कामों को निकालने के लिए। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद जो प्रकृति की सुंदरता है, शेप ऑफ ब्यूटी है, ये आपके इस पाल यानी दुख को जो है आपकी आत्मा से दूर कर देती है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। वाई आर वी डिस्पोंडेंट, हम क्यों दुखी हैं। तो हम क्यों दुखी है, क्योंकि मानवीय कमी है, ऑफ नोबल नेचर यानी नोबल नेचर की कमी है, आप द ग्लूमी डेज, आप आल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस पे। तो यहाँ पर आपको लिखना है वी आर डिस्पोंडेंट बिकॉज ऑफ ह्यूमन डर्थ, ऑफ ह्यूमन नोबल नेचर, ऑफ ग्लूमी डेज। आप यहाँ तक लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे आप वी आर डिस्पोंडेंट बिकॉज आप ह्यूमन डर्थ, आप नोबल नेचर, आप ग्लूमी डेज, आप आल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वे। इतना यहाँ तक लिख देंगे आप, आपका आंसर हो जाएगा। हम इन सब कारणों कारण क्या है, दुखी है। व्हाट रिमूव्स पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो अंधेरी आत्मा है उससे जो दुख है, पाल है, उनको कौन रिमूव करता है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, ये इसका आंसर है। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट रिमूव्स सम शेप ऑफ ब्यूटी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका A, B और C,
ये आपके 3 यहाँ पर MCQ दिए गए हैं, नहीं दिए होते तो आप ये आंसर लिख देते। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ट्री ओल्ड एंड यंग ऑल द नेचर, यानी कि जो हमारे दुख है वह कौन रिमूव कर देता है, तो जो सुंदरता है, आकार है प्रकृति का, वह जो है आपकी जो डार्क स्पिरिट है यानी अंधेरी जो आत्मा है, अंधकार वाली यानी डल जो आत्मा है आपकी, उससे दुखों को दूर कर देते हैं। तो वह नेचर्स ब्यूटी की हम यहाँ पर बात करें कि जो नेचर्स ब्यूटी है वह इन सबको दूर कर देता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या है, तो ग्लूमी डे यानी दुख भरे दिन, निराशा भरे दिन। तो अब यहाँ पर आप देखिए ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, जितनी भी अनहेल्दी थिंग्स की वस्तु है, यह इसका अर्थ नहीं हुआ। डार्क स्पिरिट यानी अंधकार वाली आत्मा, नन इनमें से कोई नहीं। डल, हाँ डल और डिस्प्रेसिव, डल यानी निराशाजनक और डल यानी धुंधली टाइप की जो है, इसका मतलब होता है धुंधली या फिर तनाव वाली या फिर निराशाजनक जो आपके दिन है, उन्हीं को ग्लूमी डेज कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपसे पूछा गया था स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, मतलब आप डिस्पोंडेंट क्यों हैं, निराश क्यों हैं, तो इन सब कमियों के कारण आप निराश हैं। अब आप देखिए अगला हम पैसेज देखेंगे, इसके ऊपर वाला जो कि आपका एक्सट्रैक्ट 5th है। एंड सच टू इज अ ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, और ग्रैंड्योर का मतलब होता है प्रभावशाली, इम्प्रेशन वाली, या फिर आप कह सकते हैं जिसका प्रभाव आप पर पड़े। तो इतनी सारी जो है डिस्ट्रक्शन यानी जो विनाश हुआ है, उन सब की प्रभावशाली या आपको मन को जो इम्प्रेस करे, वैसी आपने जो कहानियाँ सुनी है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड का मतलब होता है शक्तिशाली जो मृत्यु हुई है, यानी लोग लड़े युद्ध में, इतना विनाश हुआ, इन सब के कारण जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं, ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव रीड हियर आर रीड, जितनी भी कहानियाँ हमने सुनी है या फिर रीड की है, जितनी भी प्यारी कहानियाँ जो हमने रीड की है यानी कहीं ना कहीं पढ़ी है या फिर सुनी है, जो कि क्या थी, जो कि प्रभावशाली थी विनाश के बारे में, और हम उनकी कल्पना करते हैं, और जो लोग शक्तिशाली थे जो इसमें मारे गए हैं, जब हम इनकी कहानियाँ सुनते हैं तो क्या होता है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवन ब्रिंग। तो जो एंडलेस फाउंटेन है यानी एक जो फुंवारा है या फिर जो झरना है, जिसमें एक इमोर्टल ड्रिंक बह रहा है, यानी आपको अमर करने वाला एक ड्रिंक बह रहा है, वह क्या कर रहा है, वह हेवन से जो है पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवन, जो कि हेवन से आपके लिए भरा गया है, जो कि कभी खाली नहीं होगा। यहाँ पर यह आपसे कहा जा रहा है कि आपने बहुत सारी डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की कहानियाँ सुनी है, जो कि प्रभावशाली दिखती है, जो कि इम्प्रेसिवनेस के साथ होती है, तो इसका मतलब होता है प्रभावशाली। माइटी डेट यानी जितने भी व्यक्ति है, शक्तिशाली लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी हम कल्पनाएं करते हैं। ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हियर्ड, जितनी भी हमने प्यारी कहानियाँ सुनी हैं या फिर रीड की हैं, उनके द्वारा हम इनका इमेजिनेशन करते हैं। इसके बावजूद एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एक एंडलेस यानी कभी ना ख़त्म होने वाला फुंवारा, जिसमें क्या है, अमर करने वाला ड्रिंक है यानी पेय पदार्थ है एक। तो फाउंटेन आप ऐसा मान सकते हैं कि ये आपका फाउंटेन है, इसमें से एक फंवारा चल रहा है पानी का, इस तरह का फाउंटेन जो कि एंडलेस है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। पोरिंग ऑन टू फ्राम हेवन से ब्रिंग, जो कि हेवन यानी स्वर्ग से कहीं ना कहीं पोर हो रहा है, जो कि स्वर्ग से भरा जा रहा है। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ हो रहा है। अब आपसे पूछा गया नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, आपको पोएम का नाम बताना है। तो पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसके जो पोएट एंड कवि का नाम है वह है जॉन किट्स। तो आप ये अपनी पोएम में से लिख लीजिएगा, जिससे कि स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी। व्हाट इज़ द इफेक्टेड ऑफ दिस इमोर्टल ड्रिंक, यानी क्या इसका प्रभाव होता है इमोर्टल ड्रिंक का हमारे ऊपर, जो हमें अमरता प्रदान करता है। गिव इमेंस जॉय एंड प्लेजर, जो हमें आंतरिक खुशी और आनंद प्रदान करता है। गिव वेल्थ, हमें धन देता है नहीं, पावर देता है नहीं। तो एक तो ये हो सकता है गिव इमोरिटी, यानी आपको यह जीवन देता है, अमर कर देता नहीं। लेकिन यहाँ पर इस इमोरल ड्रिंक का मतलब यह है कि एक फाउंटेन है जिसमें कि आपको अमर करने वाला एक पेय पदार्थ या ड्रिंक बह रहा है, जो कि हेवन से भरा गया है। तो ये आपको खुशी प्रदान करता है। गिव इमेंस जॉय एंड प्लेजर, ना कि आपको अमर करता है। अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। राइट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, यानी आपको इस एक्सट्रैक्ट में से उन शब्दों को ढूंढ निकालना है जिनका अर्थ इनसे मिलता है। तो स्टोरीज यानी कहानियाँ, कहानियाँ मतलब टेल्स, और मैग्निफिसेंस का मतलब होता है प्रभावशाली या वैभवशाली। तो ये आपका ग्रैंड्योर का मतलब होता है प्रभावशाली या फिर वैभवशाली। तो ये दोनों आपके अर्थ हो गए, ये दोनों पैसेज आपके हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आपके एक्सट्रैक्ट नंबर 7 पर, जो कि आपकी पोएम अ रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, और जिसके लेखक के कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट
विथ अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा घर बना हुआ है और उस घर के आगे एक छोटा सा शेडेड दुकान है जिस पर चद्दर पड़ी हुई है। यानी अक्सर आपने गांव में दुकानें देखी होगी, उनका घर भी होता है और सामने एक छोटी सी दुकान बनी होती है जिस पर चद्दर डले होते हैं, और वो अपना छोटा सा टी स्टाल या समोसे कचौरी दुकान या ऐसी कोई दुकान खोल लेते हैं जो रोड पर चलने वाले लोगों के लिए खाना प्रदान कर देते हैं या फिर थोड़ा बहुत खरीद कर उनका पेट भर देते हैं, जो लोग वहाँ से निकलते हैं उनका। तो वैसी कोई दुकान है आप समझ लीजिए, जो कि शेडेड है यानी जिस पर छत डली हुई है। तो चद्दर की भी हो सकती है, घास फूस की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक, और यह दुकान कहाँ पर है? रोड के किनारे पर है, यानी एज पर है। एज यानी किनारे पर है रोड के, जहाँ पर ट्रैफिक स्पीड यानी जहाँ पर वाहन जा रहे हैं स्पीड से निकलते जा रहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। तो यह जो रोड साइड स्टैंड है, इन दुकानों को हम कैसे कहेंगे? जो कि शेडेड है, इनको हम रोड साइड स्टैंड कहेंगे। जो कि क्या है? पैथेटिकली प्लेड है, जो कि मार्मिक तरीके से बनी हुई है, यानी आप कह सकते हैं कि दयनीय अवस्था की टाइप की है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। तो यह आपसे एक डोल ऑफ ब्रेड यानी कोई खैरात नहीं मांगते हैं ये लोग, जो जैसे दुकान खोल के बैठे हैं कि एक रोटी के लिए खैरात मांग रहे हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ सामान खरीदें ताकि जिससे उनका और उनके बच्चों का जीवन यापन हो सके। आप बड़ी बड़ी जो लग्जरीज शॉपिंग मॉल से या दुकानों से, बड़ी बड़ी दुकानों से सामान खरीदते और ज़्यादा पेमेंट करते हैं, उनकी बजाय ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ खरीदें। आपसे भीख नहीं मांगते, लेकिन इससे जो आप पेमेंट देंगे और जो आप अपना पेट भरेंगे और उस पेमेंट से इनका गुजारा बसेरा हो जाएगा। तो ये क्यों दुकान खोल के बैठे हैं? बट फॉर सम ऑफ मनी, कुछ पैसों के लिए। द केस, जो कि केस होता है, जो अमाउंट होता है उसको हम केस कह रहे हैं, उसके लिए ये दुकान खोल कर बैठे हैं। हुच फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्राम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। और यह केस, जिस केस के लिए दुकान खोल के बैठे हैं, यह केस जो है इस सिटी के फ्लावर को, यानी प्लीजेंट ऑफ सिटी, जो सिटी के जितने भी सुख सुविधाएं हैं, आनंद है, उनको मुरझाने से और सूखने से बचाता है। मतलब उनको यदि पैसे नहीं होंगे तो सिटी में जितने भी आनंद है, जितनी भी सुख सुविधा हैं, वो मुरझाने लगेगी, सूखने लगेगी, समाप्त होने लगेगी। तो यही पैसा जो है सपोर्ट करता है इन सिटीज़ के फ्लावर्स को, सुख सुविधाओं को। आगे बात समझ में? तो उन्हीं पैसों की इनको ज़रूरत है, क्योंकि उनसे यह भी खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम है आपका अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड। कवि का नाम क्या है? तो पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रस्ट। क्लियर है? चलिए, अब क्या पूछा है? वाट डू द फ्लावर ऑफ सिटीज़ इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर टू। यानी फ्लावर ऑफ सिटी यहाँ पर कहा गया है, इसका मतलब क्या है? सिटी ऑफ पीपल यानी सिटी के लोग नहीं, सिटी कार्स नहीं, अर्बन क्राउड यानी शहर की भीड़, द प्लेजर ऑफ सिटी यानी जो आनंद या सुख सुविधाएं सिटी या शहर की, जो कि केस के द्वारा फ्लो होती है, यानी कि पैसों के द्वारा फ्लो होती है, उनसे संबंधित है। तो द फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब है सिटी के आनंद। अगला यहाँ पर व्हाट इज रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है कविता में? बस स्टॉप से मतलब है तो नहीं। अ वेटिंग पॉइंट यानी इंतजार करने पॉइंट, इससे मतलब नहीं है। अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस यानी एक पुराना घर जिसमें शेड आउटसाइड बना हुआ है, जिसमें दुकान लगी हुई है। तो यह इसका सही अर्थ है और नन नहीं आएगा। एक्सट्रैक्ट 8 है आपका इसी पोएम से, और इसी यही इनके लेखक है, क्योंकि पोएम भी यही तो लेखक भी होंगे। तो रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, ये इसका दूसरा एक्सट्रैक्ट है जो इस पोएम से लिया गया है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पीटीफुल किंग। पीटीफुल का मतलब होता है दयनीय, दयनीयता से अपना रिश्ता रखने वाले लोग। कीन मतलब प्रजाति से या रिश्ता रखने वाले। तो पीटीफुल यानी दयनीय अवस्था में जो लोग होते हैं, तो गरीब लोग सारे दयनीय अवस्था में होते हैं, लगभग गरीब भिखारी ये सभी। तो जो दयनीय होते हैं उन टाइप के लोगों की या मेजोरिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक समाचार चल रहा है इन सभी के लिए, आर टू बी बाट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड, कि इन सबको क्या कर दिया जाएगा? इनसे जगह खाली करवा ली जाएगी। बाट आउट यानी इनको ले जाया जाएगा यहाँ से, मर्सीफुली गैदर्ड, और एक जगह इकट्ठा किया जाएगा अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जो है आपको फोर्सफुली, मर्सफुली यानी अच्छे तरीके से, दया भावना के साथ इनको इकट्ठा किया जाएगा। टू लाइव इन विलेजेस, गाँव में रहने के लिए। यानी ऐसे जो लोग हैं, ये जो दुकान उकान ला के बैठे हैं, गरीब लोग टाइप के हैं, इनको अच्छे से इकट्ठा किया जाएगा और इनको बाहर ले जाया जाएगा और इनको विलेज में निवास करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और यह किसके आसपास रहेंगे ये विलेजेस? या थिएटर या स्टोर के आसपास। तो होगा क्या? स्टोर पर जाने वाले और थिएटर में जाने वाले लोग जो है, इनके विलेजेस से जब गुजरेंगे तो इनकी दुकानों से सामान खरीदेंगे। मतलब इनको वेल स्टेबलाइज्ड कर दिया जाएगा, इनकी देखभाल की जाएगी। वेयर दे वोंट हैव टू
थिंक ऑफ देमसेल्फ एनीमोर, जहाँ पर इनको इनके बारे में और अधिक नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा जीवन यापन कैसे होगा, पैसों तो आ नहीं रही है, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि जो अच्छा काम करने वाले लालची लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लालची लोग हम बोल सकते हैं पॉलिटिशियन को, जो कि अच्छा काम कर देते हैं सिर्फ उनके लालच के चक्कर में कि यदि मैंने आज अच्छा कर दिया तो कल इनके वोट मुझे मिलेंगे। तो वैसे ही ग्रीडी गुड डूअर्स नेताओं के अलावा और भी ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम, या फिर अमीर लोग होते हैं जो कि अपना काम निकलवाने के लिए इस तरह के लुभावने ऑफर देते हैं, जिनके पीछे कहीं ना कहीं उनका लालच छुपा होता है। तो उन्हीं को यहाँ पर ग्रीडी गुड डूअर्स कहा गया है। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार और बीस्ट का मतलब होता है दैत्य या फिर डेविल। तो जो लाभ प्राप्त करने वाले डेविल है यह शिकार करते हैं कैसे लोगों का, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। तो ये अपना लाभ देखते हैं और ये इस तरह के दैत्य हैं जो खुद का लाभ देखने वाले हैं और शिकार करते हैं। स्वार्न ओवर देयर लाइव्स इन फोर्सिंग बेनिफिट्स, और मंडराते रहते हैं किन के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर। ये जो पीटीफुल कीन यानी इस प्रजाति के लोग हैं जो गरीब वर्ग में आते हैं, दयनीय लोग होते हैं, इनके ऊपर मंडराते रहते हैं और इन लाभों को इनके ऊपर इन्फोर्स कर देते हैं, मतलब थोप देते हैं कि लो हमने तुम्हारे लिए कर दिया, हमने ये कर दिया, हम तुम्हारे लिए कर देंगे। ज़बरदस्ती के इनके ऊपर ये बेनिफिट्स लाभ थोप देते हैं, जिनमें बेनिफिशिएंट यानी इन राक्षसों का जो है भला होता है जिसमें। तो इस तरह के लालची लोग होते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा गया आपसे, हु आर द ग्रीडी डूअर्स, ग्रीडी डूअर्स कौन है? गवर्नमेंट है तो नहीं है, गवर्नमेंट तो बन जाती है उसके बाद लालच उनको कम हो जाता है। पुराने लोग नहीं, द रूरल गाँव के लोग नहीं। द पॉलिश्ड सिटी फोक, फोक का मतलब पीपल होता है, जो चमक धमक वाले सिटी के लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो यहाँ पर ग्रीडी गुड डूअर्स है, जो कि अपने लालच के लिए कुछ ना कुछ लुभावने ऑफर देते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। हु आर द बीस्ट ऑफ प्रे इन द पोएम, इस कविता में जानवरों के शिकारी कौन है? तो यहाँ पर जो सिटी फोक है यानी जो शहर के लोग हैं, वह लोग क्या है? बीस्ट है यानी दैत्य है जो कि शिकार करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि शिकार करने वाले डेविल दैत्य कौन है इस पोएम में, तो वह सिटी ऑफ फोक है। रूरल फोक नहीं आएगा, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल नहीं आएगा, आलाप देवो नहीं आएगा, क्योंकि जो शहर के लोग हैं वही शिकार करने का सोचते हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट यानी दैत्य है, डेविल है, राक्षस है, जो कि शिकार करते हैं अपने लाभ के लिए, तो वो कौन है? तो वो सिटी के लोग हैं। व्हाट प्रोमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रिलोकेट द विलेजर्स, कौन से प्रोमिस जो है गवर्नमेंट करती है रिलोकेट द विलेजर, विलेजर को रिलोकेट करने के लिए? तो यहाँ पर आप सोचेंगे सर यहाँ पर गवर्नमेंट का उपयोग किया गया, तो यहाँ गवर्नमेंट भी जो लालची हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सही आंसर तो वही सभी लोग होंगे ना जो अपना लाभ देखते हैं। हमेशा गवर्नमेंट अपना लाभ नहीं देखती है, जिनको कुछ फ़ायदा होता है ये देखती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि बिना लाभ के कुछ नहीं करती, लेकिन दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो ज़्यादा सूटेबल ये है। तो गवर्नमेंट ने लोगों को रिलोकेट करने का वादा जो किया था, तो और उसके साथ क्या कहा था उनको कि आपको रिलोकेट करेंगे, तो उसके साथ वादा क्या किया था? तो टू गिव देम ऑल द लग्जरीज, उनको सब सुख सुविधाएँ देंगे, नहीं ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हम आपको गांव में शिफ्ट कर देंगे और आपकी देखभाल करेंगे और आपको फिर आगे नहीं सोचना होगा। टू शो देम मूवी, उनको मूवी दिखाएंगे, नहीं। देयर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, उनकी जितनी भी आवश्यकता उनकी देखभाल की जाएगी, यह जो है गवर्नमेंट ने उनसे प्रॉमिस किया था। ऐसे ही समाचार जो है उनको सुनाई दे रहे थे। ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। आई होप आपको ये सारे जो आंसर है वह सही समझ में आ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। यदि आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जीपीएस के अनुसार या फिर किसी भी बुक के अनुसार आपको आंसर मिल रहे हैं तो उनका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जो मैंने आपको पढ़ाया है और जो मैंने आपको समझाया है उसके अनुसार सारे आंसर यहाँ पर राइट है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अब राइटिंग इसके लिए पोस्टर हम कंप्लीट करेंगे। आप प्लेलिस्ट देखिए जो कि 12th इंग्लिश की बनी हुई है। हर एक वीडियो आपको ऐसे वेल एक्सप्लेन्ड मिलेगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।